सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं आज 12 फरवरी है और आज ही बीपीएससी और 6वीं का प्री हुआ है, जिसके अंदर मैथ्स के भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा था और उसके सही आंसर क्या होंगे। सबसे प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 है और परिमाप 26 है। आप सभी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जो 30 दिया हुआ है, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो अपने पास 26 दिया हुआ है। अब 2 से इसको काट दें तो l प्लस बी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यू का एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये है क्या। देख रहे हैं कि l और b गुना होके 30 और l और b जुड़ के 13, मतलब दो ऐसा मान चाहिए जो जोड़ के 13 बन जाए और गुना करने से 30 बन जाए। तब तो आप कहोगे कि सर एक 10 और दूसरा 3 ही तो होगा, गुना करने से 30 भी हो जाएगा और 10 में 3 जोड़ देंगे तो अपना 13 भी हो जाएगा। तो क्या 10 और 3 है किसी ऑप्शन के अंदर? बिल्कुल है। यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया। आइए चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। मेरे मित्र दूसरा क्वेश्चन ये रहा। देखिए, अगर आपने कभी होटल के अंदर खाना खाया होगा तो आपको ये बात पता है कि जितने रुपए की वस्तु हम खाते हैं, ठीक है, और वो तो प्राइस रहता ही है और उस पर आपसे वैट भी जोड़ा जाता है ना। यानी कि जितना बिल बना एक्चुअल, उसका उतना परसेंट वो ऊपर से जोड़ देता है जितना उसको वैट चाहिए। जैसे देखिए, आज इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य कितना है, 400 है। यदि वह 10% का जीएसटी भी लेता है तो बताइए वस्तु का अंतिम प्राइस क्या होगा, फाइनली कितना में दिया जाएगा। तो देखिए 400 रुपए एमपी है, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ कि 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, 40। अगर आप 40 छोड़ देंगे, इसका मतलब 360 रुपए में आप बेचने को तैयार हो जाते। कब? अगर आप जीएसटी नहीं लेने की बात करते तब। लेकिन चूंकि आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचता है, यानी ग्राहक को यह दिखाया जाए कि मैं तुझे इतना में फाइनली दे रहा हूं, ठीक है, तो जितना मैं दे रहा हूं उस पर जीएसटी जोड़ा जाता है। तो मेरे मित्र कितना जीएसटी, तो आप देख रहे हैं कि 10% जीएसटी, तो 360 का 10% कितना बन जाएगा, 36। अब आप इसमें जीएसटी जोड़ दें तो फाइनली कितना हो जाएगा, 396। इसका मतलब यह है कि ग्राहक को दिखाया तो जाएगा कि मैं तुझे 360 में दूंगा, लेकिन जैसे ही जीएसटी जोड़ेगा तो वो उससे कितना रुपए ले लेगा, तो 396 रुपए ले लेगा। यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 396। तो चलिए दोस्त, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर, 396। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इधर। ये तो मेरे दोस्त मैथ्स नहीं है, आइए ये रहा मैथ्स। देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा है। थोड़ा खतरनाक है ना लेकिन है कुछ भी नहीं। आओ चेक करते हैं। है दोस्त, इस क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखता है कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। क्यों नहीं, वर्ग के भी चारों भुजा बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग भी एक प्रकार का समचतुर्भुज है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या हो गया, सही हो गया। अब क्या आंसर नहीं, ये इंफॉर्मेशन सही है। आंसर क्या होगा तो बाद में देखेंगे। मेरे मित्र बी नंबर, ये लिखता है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। क्यों नहीं, प्रत्येक वर्ग को एक आयत भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री और आयत के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री। हाँ, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, तो क्या आमने सामने देखेंगे तो बराबर नजर नहीं आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। तो चारों कोण 90, आमने सामने की भुजा बराबर, उसे हम आयत भी कह सकते हैं, है ना। कहते तो उसे आयत ही हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है, सिर्फ आमने सामने नहीं, चारों भुजा बराबर होता है। इसलिए मेरे दोस्त हम ये कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग को भी आयत कहा जा सकता है। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सी नंबर कहता है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, समांतर चतुर्भुज के भी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और समचतुर्भुज के भी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है और समांतर के आमने सामने के बराबर होती है। तो जिसकी चारों बराबर होती है उसकी भी तो आमने सामने की भुजा बराबर हो ही गई, है ना।
कैसे नहीं? अरे 4 4 4 4 तो सामने सामने देखेंगे तो बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि हम सम चतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, कि सम चतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि ए, बी और सी तीनों सत्य हो गया। तो जब तीनों ही सत्य हो गया तो चौथा लिखता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्या कहना चाहता है जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पूछे हैं ना कि प्रत्येक में कितने असत्य हैं, तो प्रत्येक में कितने असत्य हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी का मतलब ये हो गया कि ऊपर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें एक से अधिक इंफॉर्मेशन असत्य है, जबकि एक भी इंफॉर्मेशन असत्य है ही नहीं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक से अधिक इंफॉर्मेशन असत्य है? यानी कि ये तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखता है ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सोचना ध्यान से, हमें कहा कौन कौन असत्य हैं, अब कोई असत्य हुआ ही नहीं, तब तो हम यही ना कहेंगे कि उपयुक्त इंफॉर्मेशन में से कोई भी असत्य नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे साथियों, सॉरी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सतर्कता से और सही तरीके से आंसर देंगे, सही तरीके से स्टडी करेंगे, तभी जाके क्वेश्चन आपका सही होगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक और मेरे दोस्त मैथ्स के क्वेश्चन है, यहां पर दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। ओके, ये आइए देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो दोस्त, इस क्वेश्चन में लिखा है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है। बिल्कुल 1/4 ये दान कर दी। बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट देती है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होगा? सबसे पहले ये बताइए कि रेशमा ने क्या किया। रेशमा ने 1/4 संपत्ति को दान में दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कोई इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन में होगा तो जो मेरे मित्र नीचे का वैल्यू होता है ना, यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू, उसे मेरे मित्र टोटल वैल्यू कहते हैं, उसे हम संपूर्ण मान कहते हैं। किस चीज का संपूर्ण मान? जिसकी चर्चा हो रही है। अभी चर्चा संपत्ति की हो रही है, तो हमें यह कहना होगा कि रेशमा की जो संपूर्ण संपत्ति है वो कितना है? 4 यूनिट है या 4 रेशियो है। ठीक है, अभी 4 रेशियो में से एक रेशियो संस्था को दान कर देती है। यस और नो? आप कहेंगे यस। अब मेरे दोस्त मैं आपसे यही पूछता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, 1/4 दान करने का मतलब है कि कुल उसके पास 4 था जिसमें से एक उसने दान कर दिया। अब 4 में एक दान कर दिया तो उसके पास बच कितने गए? तो सर उसके पास बच गए 3। अब क्वेश्चन स्पष्ट लिखा है कि बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में इक्वल इक्वल बांट दिया। अब ये जो बची हुई संपत्ति है ना, उसको 3 बच्चों में इक्वल इक्वल बांट दिया। अब 3 को बराबर बराबर बांटेंगे तो एक एक और एक ही हिस्सा होगा। आप कहोगे बिल्कुल। अब हम आपसे पूछेंगे कि जरा बताइए कि प्रत्येक बच्चे को कुल संपत्ति का क्या मिला? तो आप एक लाइन में कहिएगा कि ये सर प्रत्येक बच्चे को मिला है क्या? प्रत्येक बच्चे को 1 मिला है और कुल संपत्ति कितना है? 4। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक बच्चे को 1/4 मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मेरे साथियों यही था आपका मैथ्स के अंदर आया हुआ 4 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ में अवश्य आया होगा। आप सभी अपनी तैयारी सही तरीके से करें। ये क्वेश्चन पेपर में बनना चाहिए, जरूर बनेगा अगर आपने स्टडी सही से किया। मेरे दोस्त, आपको मैंने जो कुछ भी कहा है कि मंडे टू फ्राइडे में एक क्लास एसएससी, एक क्लास रेलवे का प्रोवाइड होगा, बिल्कुल प्रोवाइड होगा। ज्ञान गुरुकुल पटना यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन आप जरूर अपने मोबाइल में रखें। साथ ही साथ याद रखना है 16 फरवरी से एक नया बैच, न्यू फाउंडेशन बैच, जो बिल्कुल 0 लेवल से उस बच्चे जिन्होंने अभी अभी 12th का एग्जाम दिया है या जो कहीं पढ़ भी चुके हैं, उनके लिए एकदम 0 से बेसिक से 16 फरवरी 9 बजे से सुबह में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।